बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप थोड़ा सा याद कर ले तो पिछले लेक्चर्स में हमने फूड के बेसिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ा था, डाइजेशन के बारे में पढ़ा था और डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। फूड के जो बेसिक कैटेगरीज होते हैं हमने उसके बारे में पढ़ा था कि उसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन होती है, फैट्स होती है, विटामिन्स होती है, मिनरल्स होती है। फिर हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें लार्ज फूड मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो जाती है स्मॉल फूड मॉलिक्यूल में। फिर हमने उसमें पढ़ा था कि डाइजेशन में मैकेनिकल ब्रेकडाउन भी होती है, केमिकल ब्रेकडाउन भी होती है, उसमें हमारे पास एब्जॉर्प्शन भी होती है और रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल भी हो जाती है। फिर अगर हम थोड़ा सा याद कर ले तो उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। उसमें हमने पढ़ा था कि डाइजेशन प्रोसेस के दौरान हम जब इंजेक्शन करते हैं, फूड चबाते हैं दांतों के जरिए, तो उस दौरान माउथ में एक लिक्विड प्रोड्यूस हो जाती है जिसको हम सलाइवा कहते हैं और उस सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको हम एमाइलेज एंजाइम कहते हैं। उस एमाइलेज एंजाइम की वजह से स्टार्च की ब्रेकडाउन हो जाती है माल्टोज में। अच्छा, फिर वो जो च्यूड फूड होता है वो थ्रू एसोफेगस आता है हमारे स्टमक में। एसोफेगस के बारे में हमने पढ़ा था कि ये 10 इंच का लंबा ट्यूब है, डाइजेशन में उसका कोई काम नहीं होता, उसमें सिर्फ कंट्रैक्शन मसल होते हैं। कंट्रैक्शन मसल के जरिए जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं उसकी मदद से हमारा फूड माउथ से स्टमक तक पहुंच जाता है। स्टमक के बारे में हमने पढ़ा था कि ये हमारे बॉडी का एक इंटरनल ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है। उधर हमारे पास एक जूस होती है जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, उसमें हमारे पास एसिड होते हैं HCl के फॉर्म में, उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं और वह हमारे पास एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन की ब्रेकडाउन करते हैं। हमने पढ़ा था कि स्टमक में हमारे पास प्रोटीएज एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करते हैं, अमाइनो एसिड में उसको कन्वर्ट करते हैं। फिर ये जो फूड होता है ये स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचने में वहां उस फूड के साथ बाइल भी मिल जाती है जो लिवर उसको प्रोड्यूस करती है और उस बाइल की मदद से फूड की ब्रेकडाउन हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमने पढ़ा था कि वहां पर 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स की ब्रेकडाउन करते हैं। फिर ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के एक पार्ट में आ जाता है जिसको हम रेक्टम कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फीसिस, और फिर वहां से एनएस के जरिए वो बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हमारे पास कुछ प्रॉब्लम भी पेश आ सकते हैं, जिस तरह के फूड पॉइजनिंग है। फूड पॉइजनिंग क्या है? फूड पॉइजनिंग एन इलनेस काज्ड बाय कंटेमिनेटेड फूड। जब आप कंटेमिनेटेड फूड खाते हैं उसमें आपके पास वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकती है, पैरासाइट भी हो सकती है और वो आपके बॉडी के अंदर जाती है तो वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है। टॉक्सिन्स को उर्दू में जहर कहते हैं। जब आप फूड के साथ छींकते हैं तो वहां पर भी वो कंटेमिनेट हो सकती है। जब आप टॉयलेट यूज करते हैं और हाथ नहीं धोते या खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते तो आपके हाथों में जरासीम होती है, बैक्टीरिया होती है, वायरस होती है, पैरासाइट होती है और वो आपके फूड के साथ शामिल होकर आपके बॉडी में पहुंच जाते हैं और फूड पॉइजनिंग काज करती है। फिर अगर हम इनडाइजेशन की बात करें, इनडाइजेशन को हम दूसरा नाम डिस्फिक्सिया भी कहते हैं और उसको हम एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट भी कहते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, इनडाइजेशन को डिस्पेप्सिया भी कहते हैं और उसको एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट भी कहते हैं। इनडाइजेशन कब हो जाती है? इनडाइजेशन को उर्दू में हम बदहजमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उर्दू में हम बदहजमी कहते हैं। जब हम अपने फूड को अच्छे तरीके से नहीं चबाते, जल्दी जल्दी खाते हैं तो इसी वजह से इनडाइजेशन होती है। जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं, फूड को चबाते नहीं है, तो हमारे स्टमक में मौजूद जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसकी मिकदार बढ़ जाती है। इसी वजह से हमारे जो स्टमक होता है वो एसिड से भर जाता है। फिर जब हम डकार लगाते हैं तो वो जो एसिड होता है वो यहाँ
एसोफेगस या गुलिट तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से एक बर्निंग सेंसेशन हो जाती है, जिसको हम कभी कभार हार्ट बर्न कहते हैं। पश्तो में हम कहते हैं ना ज़िले में सूजी। तो ये क्या है, ये हार्ट बर्न है, किसकी वजह से हो जाता है, ज्यादा एसिड की वजह से हो जाता है। अच्छा बच्चों, अगर ये एसिड स्टमक में ज्यादा हो जाए तो कभी कभार उससे एक बीमारी भी हो जाती है, जिसको हम अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम अल्सर कहते हैं। उसको हम कॉमनली पेप्टिक अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टिक अल्सर कहते हैं। तो ये अल्सर क्या होता है? ग़िज़ा के नाली में जहम को हम अल्सर कहते हैं। ये जहम हमारे एसोफेगस में भी हो सकता है, हमारे स्टमक में भी हो सकता है और हमारे इंटेस्टाइन में भी हो सकता है। अगर ये जहम हमारे एसोफेगस में हो तो उसको हम एसोफेगल अल्सर कहते हैं। अगर ये जहम हमारे स्टमक में हो तो उसको हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। और अगर ये जहम हमारे इंटेस्टाइन में हो तो उसको हम डोडोनल अल्सर कहते हैं। जी बच्चों, इसके बाद है डायरिया। डायरिया को हम उर्दू में दस्त कहते हैं। पतले पानी जैसे दस्त का बार बार आना डायरिया कहलाता है। डायरिया इन्फेक्टेड फूड की वजह से होता है। जब आप कोई इन्फेक्टेड फूड खाते हैं तो उसमें आपके पास जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया होती है, वायरस होती है। वही बैक्टीरिया और वायरस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं और परवरिश पाते हैं, और वहाँ पर मौजूद जो वाइट ब्लड सेल होते हैं वो उस पर जपड़ना शुरू कर देते हैं, उसको किल करना शुरू कर देते हैं। याद रहे, डायरिया में आपके जिस्म से बहुत सारा पानी निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज की जान खतरे में पड़ जाती है। तो इसलिए मरीज को डायरिया होने के फौरन बाद अस्पताल ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद अगर हम कंस्टिपेशन को देखें तो कंस्टिपेशन को उर्दू में हम कब्ज़ कहते हैं। जो फाजिल मवाद होते हैं जिसको हम पीसिस कहते हैं, और जब बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं और उसका बॉडी से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कब्ज़ कहते हैं। कंस्टिपेशन क्यों हो जाती है? कंस्टिपेशन देखे, हमने लार्ज इंटेस्टाइन के मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हम कोलन, रेक्टम और एनस के बारे में पढ़ा था, और उसमें हमने पढ़ा था कि रेक्टम में हमारे पास फीसिस स्टोर हो जाते हैं। तो फीसिस जब वहाँ पर स्टोर हो जाते हैं तो उस दौरान उन फीसिस से बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं और बॉडी से निकलना मुश्किल हो जाता है। कंस्टिपेशन को दूर करने के लिए आपको चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, और उसके साथ साथ आपको लिग्जेटिव्स लेना भी ज़रूरी होती है। लिग्जेटिव्स कब्ज़ कुशा दवाइयाँ होती है, जिसको आप खाते ही जो कंस्टिपेशन की बीमारी है ये दूर हो जाती है। अच्छा बच्चों, आज का आपके लिए होमवर्क है कि आपने इनडाइजेशन और कंस्टिपेशन पर नोट लिखनी है और फिर उसको व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करनी है। थैंक यू। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.